धन्यवाद संचालक महोदय जी। मैं सोच रही हूँ कि बात शुरू करते ही जब चिट आ जा रही है 10 मिनट में, तो इतना बड़ा विषय है और बहुत सारी बातें कहनी है आप सभी लोगों से, तो कोशिश करूँगी आकाशवाणी वाली स्थिति ले आने की कि 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट आप अगर बता दें कितना समय है तो उसने में समेटने का प्रयास करूँगी। आदत है समेटने की, लेकिन कहना बहुत कुछ है। आज ये विषय ऐसा है। सबसे पहले तो उस ऋषि परंपरा के पुण्यात्मा जिन्हें मैं बाबूजी कहा करती थी, पंडित विद्यानिवास मिश्र जी, उनकी स्मृति को प्रणाम करती हूँ। इधर कई वर्षों से इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पा रही थी, तो चाचा जी दयानिधि जी का डांट भरा एक फ़ोन 3-4 दिन पहले आया कि आना है, तो ना तो कर नहीं सकती थी, आना ही था। ये विषय मैं सोच रही थी कि अस्मिताएं जब कहा गया है तो निश्चित है कि ढेर सारी जो अस्मिताएं हैं हमारे राष्ट्र की भी और हमारे समाज की भी। राष्ट्र के भीतर ही समाज है। समाज वाली जो अस्मिताएं होती हैं थोड़ी संकुचित होती हैं, राष्ट्र वाली अस्मिताएं जो होती हैं थोड़ी विराट होती हैं, बृहद होती हैं। शायद आयोजकों का संकेत उधर ही होगा कि हम राष्ट्र को लेंगे तो समाज भी उसमें आ जाएगा। राष्ट्र की समस्याएं क्या हैं? सांस्कृतिक अस्मिता उसकी अपनी है, वह अक्षुण्ण रहे। संस्कृति हमारी जो प्राचीन विरासत है उसको हम अक्षुण्ण रख सकें, प्रवाहमान रख सकें। उसी संस्कृति के लिए पंडित विद्यानिवास मिश्र जी का पूरा जीवन समर्पित रहा। उनके सारे निबंधों को, आप ललित निबंधों को पढ़ डालिए तो लगता है कि हम अपनी संस्कृति की उस अनवरत सनातन धारा से जुड़ गए हैं। तो उस सांस्कृतिक विरासत को सहेजने या उस सांस्कृतिक अस्मिता के बारे में अगर बात की जाए तो पूरा का पूरा सेशन उस पर होना चाहिए, सांस्कृतिक अस्मिता पर। लेकिन अभी समय नहीं है, इसलिए संस्कृति पुरुष को मैं याद करते हुए सांस्कृतिक अस्मिता की बात नहीं करूँगी। उस संस्कृति की बात नहीं करना चाह रही हूँ विवशता में, जिस संस्कृति में मैन इज सोशल एनिमल जैसे रिश्ते से हम लोग नहीं जोड़ते हैं। समाज में हमारा पूरा समाज, पूरा राष्ट्र, पूरी धरती एक कुटुंब है और उसी कुटुंब की अवधारणा के साथ पंडित विद्यानिवास मिश्र अपने साथ सभी को जोड़ते थे, संस्कृति को भरपूर जीते थे। उस संस्कृति को जिससे जुड़ने का तात्पर्य ही होता है कि आकाश के स्वस्ति वाचन से जुड़ जाना, धरती के मंगल गीत से जुड़ जाना, पूरे ब्रह्मांड से जुड़ जाना। सांस्कृतिक अस्मिता को यहीं पर छोड़ती हूँ। हमारे राष्ट्र की जो भौगोलिक अस्मिता है, उस भौगोलिक अस्मिता पर भी बहुत सारे उपन्यास लिखे गए। भौगोलिक अस्मिता क्या है? अखंड भारत था, किन्हीं कारणों से, राजनीतिक कारणों से खंडित हुआ, पाकिस्तान बन गया। आज भारत विभाजन के बाद से तमाम तरह की समस्याएं, विस्थापन की त्रासदी और तमाम उपन्यास आते हैं उस भौगोलिक अस्मिता पर, चाहे वो तेभ्यस्वता हो, चाहे वो दर्दपुर हो, चाहे अन्य बहुत सारे उपन्यास हों भारत विभाजन पर, या चीन और भारत के जो संबंध है टकराहट वाले, किस तरह से वो तिब्बत को अपने में मिलाने के बाद हमारा निकट पड़ोसी बन बैठा और आज अरुणाचल पर कभी दावा करता है, कभी लेह और लद्दाख पर करता है। हमें उस भौगोलिक अस्मिता की भी चिंता करनी है उपन्यासों के माध्यम से। लेकिन दुखद है कि साहित्य में बहुत कम उपन्यास आ सके हैं तिब्बत की समस्या पर। तिब्बत जो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर भी लिखा जाना चाहिए। चीन की कूटनीतिक विस्तारवादी नीति पर भी लिखा जाना चाहिए। यह हमारे राष्ट्र के सामने भौगोलिक अस्मिता का प्रश्न है। हम इन सारी अस्मिताओं को, राष्ट्रीय अस्मिताओं को यहीं छोड़ रहे हैं। जिन अस्मिताओं की ओर संचालक महोदय ने संकेत किया, मैं उन अस्मिताओं पर आ जाती हूँ। धार्मिक अस्मिता हमारी अलग है, उसकी रक्षा होनी चाहिए, हो रही है, वह भी बहुत आवश्यक है। बिना धर्म के हम जी नहीं सकते। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि यह देश लामजहब नहीं हो सकता। लामजहब तो मतलब ही था कि इस देश का अपना एक धर्म है, उस धर्म के बिना यह देश नहीं जी सकता। निश्चित है कि हमें उस अपने धर्म की
अक्षुण्णता को बरकरार रखना है, उस अस्मिता को भी बचाए रखना है। प्रयास चल रहा है और हम अक्षुण्ण हैं, उसको रख पा रहे हैं। वह सनातन है, इसलिए हमेशा रहेगा, हमेशा से था। उस धार्मिक अस्मिता को भी यही छोड़ते हैं। ये जो सामाजिक हमारी अस्मिता की बात हो रही है, नारी अस्मिता, जिसके लिए अभी सुनील कुमार मानस जी बोल रहे थे, अच्छा लगा कि इन स्त्रियों के बीच में एक पुरुष जो स्त्री अस्मिता की बात करने के लिए बुलाया गया। तो हम स्त्रियां तो शुरू से ही कहते रहे, पुरुषों को बहुत सम्मान देते रहे, और हमारा प्राचीन वाङ्मय भी कहता है कि वो परम ब्रह्म के मन में एक जब वो एकदम अकेला था तो उसके मन में एक भाव जगा, एक को हम बहुश्याम, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊं, तो एक से दो हुआ। वाम भाग से स्त्री पैदा हुई और दक्षिण भाग से पुरुष, यानी हम स्त्री पुरुष कभी भी एक दूसरे से कमतर नहीं थे, हम लोग बराबर थे, समकक्ष थे। तो अब समय के साथ आज़ादी में भी हम कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। सुभद्रा कुमारी चौहान जैसी स्त्रियां जेल जा रही थी, जेल की यात्राएं झेल रही थी, सरोजनी नायडू थी, कस्तूरबा थी, बहुत सारी स्त्रियां थी। तब उनके सामने शिक्षा आड़े नहीं आ रही थी। गांव की महिला भी कह रही थी अपने घर के पुरुषों को ललकारते हुए कि शीश भले तू कटायो न पग अब पीछे हटायो। ये गांव की घर की निरक्षर महिला अपने घर के पुरुषों को ललकार रही थी आंदोलन में भाग लेने के लिए। तो आजादी के आंदोलन में भाग लेते समय तक हमारे सामने अस्मिता का प्रश्न नहीं था, हम बराबरी पर चल रहे थे पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर। हुआ क्या कि आजादी के बाद ही जो हमारे घर का पुरुष था वो हमारा विरोधी बन गया, हमारे निर्णय पर उसका अधिकार हो गया। दलित जो है वो झाड़ू लटका के चलने लगा। मुझे बहुत अफसोसनाक लगता है। मैं रिटायर्ड हूँ आकाशवाणी से, एटलीस्ट मेरी 60 वर्ष तो उम्र हो ही गई है। 60 वर्ष पहले जरा चले जाइए, किस दलित को हम लोगों ने देखा है झाड़ू लटका कर चलते हुए? किससे पूछा जाता है आज की तारीख में भी या उस समय भी कि मंदिर में जा रहे हैं दर्शन करने के लिए तो आप किस जाति के हैं उस भीड़ में? तो ये सारे भ्रम हमारे समाज के बारे में, छुआछूत, अस्पृश्यता, जाति प्रथा, विधवा उपेक्षा, ये सारे भ्रम फैलाए गए हमारे देश में, हमारे समाज में। हमें इससे सावधान रहने की आवश्यकता है कि आजादी के बाद वो जो मुट्ठी भर कुचक्रपंथी लोग थे, उन लोगों ने इस तरह के भ्रम फैलाए और शायद यही बात सत्य हुई। आज समझ में आता है कि कम्युनिस्ट माइंडेड लोगों ने कहा सत्ता आप संभालो, मस्तिष्क हम संभालेंगे, और मस्तिष्क संभालने के फेर में वैचारिकी पर जो आक्रमण किया गया विश्वविद्यालयों के माध्यम से, वह सबसे शर्मनाक चैप्टर हमारे देश के लिए था। अस्मिता की बातें हम क्या करेंगे? हमारे यहाँ अब बातें बहुत लंबी हो जाएंगी। विवाह संस्कार एक होता है, परंपरा है। विवाह संस्कार में जब तक एक रिवाज है मिट्टी लेने जाना, मिट्टी खोदने जाना, मिट्टी कोड़ना, तो मिट्टी कोड़ना जो है वो शेड्यूल कास्ट के घर से, दलित के हाथ से, जिसको आज दलित, अंग्रेजों ने दलित शब्द दे दिया, अदरवाइज हमारे यहाँ दलित शब्द नहीं है डिक्शनरी में। अंग्रेजों ने और मुसलमानों ने मिलकर इस तरह के शब्दों की रचना की, व्यूह रचना की, हमारे समाज को खंड खंड बांटा, और अंग्रेजों ने कहा कि हमारे यहाँ हिंदू समाज में बहुत ज्यादा भेदभाव है, जबकि भेदभाव कुछ नहीं था। जब तक जिसको हम आज दलित कहते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट की कहते हैं, वह धोबन आके अपनी लड़की, मेरी लड़की को सिंदूर नहीं देती थी, सौभाग्य नहीं देती थी, तब तक हमारी लड़की सौभाग्यवती बनने के पात्र नहीं बनती। जब तक हमारे यहाँ काष्ठ कला वाला बढ़ई, सुग्गा तोता जो रंगीन रंगीन होता है ले आकर मंडप में टांगता नहीं था, तब तक हमारे यहाँ विवाह की रस्म नहीं पूरी होती थी और हमारी माएं परिछन करती थी। आज जिस ब्राह्मण को कोसते कोसते सबकी जुबान नहीं थकती है, वह ब्राह्मण समुदाय पूजा कराता था, और पूरे विवाह में चाहे जितना पैसा आप खर्च कर लीजिए, लेकिन पंडित जी को दान देने के नाम पर 1100 रुपए नहीं निकलता था। और उसी पंडित जी के घर की महिला घर में खाना बनाने का काम करती थी, महाराजी आती थी, खाना बनाती थी सबके लिए। यानी वह कहीं से जमींदारी वाली भावना किसी के भीतर नहीं रही, ठाकुरों के भीतर रही होगी तो रही होगी। लेकिन हमें नहीं लगता कि अंग्रेजों के जमाने में ठाकुर भी इतना ज्यादा
निरंकुश रहा होगा कि वह इतना दलितों के ऊपर अत्याचार कर ले। जिस मनुस्मृति की बात हम करते हैं वो मनुस्मृति ब्राह्मणों ने लिखी नहीं। सबसे ज्यादा दुखद बात यह है, आजाद भारत में हम लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया, हम लोग अध्ययन करना छोड़ चुके हैं और हम लोगों ने सुनी सुनाई जो लीक है, लकीर के फकीर बनकर हम लोग उसी चीज को कोट करने लगे। अमुक सिंह ने ये कहा, फला सिंह ने ये कहा, फला सिंह ने ये कहा। अरे हम क्यों किसी को कोट करते हैं? अभी एक थर्ड जेंडर की बात हो रही थी, खैर मनु ने तो 2-4 अपने उपन्यासकारों के नाम गिनाए, उसके अलावा भी बहुत सारे उपन्यासकार हुए हैं। 90 के दशक के बाद तो बहुत ही हुए हैं। डॉक्टर राम सुधार सिंह ने भी नाम गिनाने में थोड़ी कंजूसी की, 2 ही 4 नाम गिनवा पाए, हालांकि गिनवा सकना उनके लिए संभव ही नहीं थी। भारती गोरे अभी बहुत अच्छा बोल रही थी, बीच में ही ब्रेक लग गया था समय के कारण। ये वंदना मिश्रा, इन्होंने थर्ड जेंडर पर जाकर कुछ बातें की। मैं बीच बीच में सारी बातें एक साथ समेटूंगी, अध्यक्ष हूँ इसलिए ये लाभ मैं ले रही हूँ। तो इन्होंने किन्नर विमर्श कहा। हमारा मतलब 2002 में मेरा उपन्यास यमदीप आता है, पहला उपन्यास लोग उसको मानते हैं हिंदी साहित्य का, उस पर विमर्श खड़ा होता है। फिर 18 वर्षों बाद चित्रा मुद्गल जी का उपन्यास आता है। उसमें इन्होंने बताया, वंदना मिश्रा ने, कि उस लड़के को जो थर्ड जेंडर का है उसको हिंजड़े आते हैं, उठाकर अपने साथ ले जाते हैं और माँ जो है वो दुखी हृदय से दे देती है। आप लोगों को बताएं कि थर्ड जेंडर के बारे में मैंने जाके उनकी बस्तियों में रिसर्च किया है, तब उस उपन्यास को लिखा यमदीप को। पता नहीं कैसे बाद के हमारे लेखकों ने ये सारी बातें भ्रम वाली पैदा कर दी थर्ड जेंडर के बारे में, कि थर्ड जेंडर के लोग आते हैं और बच्चों को उठाकर ले जाते हैं। ऐसे बच्चों को बिल्कुल ऐसा नहीं होता है कभी भी। और वो भी बड़ा बच्चा हो गया हो तो वो जाना चाहे ना जाना चाहे, आप पुलिस में जाके रिपोर्ट कर सकते हैं थर्ड जेंडर्स के बारे में कि ये मांगने आए हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि वो मांगने आते हैं और जबरदस्ती उठा के ले जाते हैं। किसी सरकार ने उसको अधिकार नहीं दिया। वो अपने जीवन यापन के लिए तरस रहे हैं, वो आपके बच्चे को कैसे उठा कर ले जाएंगे और आप ले जाने देंगे? यानी आपकी इच्छा है, आपकी सहमति है कि आपका ऐसा बच्चा आपके साथ न रहे, इसलिए आप ये छूट दे देते हैं कि चले जाओ तुम अपनी बस्ती में। ले नहीं जाते थर्ड जेंडर के लोग। कभी भी आप बता दीजिए किसी का बच्चा कोई लेकर गया हो आसपास से, कोई अपने जीवन काल में अपना अनुभव बताइए। 70-80 साल के लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, क्या पिछले 70-80 वर्षों में आप लोगों ने किसी को देखा थर्ड जेंडर का बच्चा उठा के कोई ले जा रहा हो या कोई माँ दे रही हो? नहीं देते। वो बायोलॉजिकल ऐसे, लेकिन हमारे साहित्यकारों ने लिख दिया बिना रिसर्च किए कि ऐसा भी होता है, जबकि उनका बायोलॉजिकल, जब हमने डॉक्टरों से उनके बारे में रिसर्च किया तो डॉक्टरों ने बताया कि उनका बायोलॉजिकल, जैसे कुछ बच्चों का आर्गन जो होता है वो ऐसा होता है कि लोग समझ जाए माता पिता कि हाँ ये थर्ड जेंडर का बच्चा पैदा हो गया। लेकिन कुछ बच्चे जो स्यूडो हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं उनका कोई नहीं जान सकता कि ये थर्ड जेंडर का बच्चा है, जब तक कि उसके भीतर 13-14 वर्ष में हार्मोनल चेंजेस नहीं आते। यदि उसके भीतर यूट्रस है और बाहर से आर्गन उसका लड़के का है, उसे नहीं समझ में आएगा, वो लड़का के रूप में पाला जाएगा और बाद में पता चलेगा, जो एक केस हम लोग सुनते हैं कि लिंग परिवर्तन करा लिया वो प्रिंसिपल में, मेरे भीतर एक स्त्री वही है, यूट्रस। हार्मोनल चेंजेस के कारण, जैसे लड़कियों में 14 साल के बाद चेंज आता है कि उनकी चाल में थोड़ा परिवर्तन आता है, उनकी आवाज़ थोड़ी मीठी हो जाती है, उनके ब्रेस्ट डेवलप हो जाते हैं, ये हार्मोनल चेंजेस हैं। लड़कों में आवाज़ भारी हो जाती है, मूछ दाढ़ी आ जाती है और थोड़ा सा हार्शनेस आ जाती है चाल में। लेकिन जिन बच्चों में इस तरह के स्यूडो हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, जब हार्मोनल चेंज आता है तो उनमें लड़कियों वाला भी ट्रेट आ जाता है, लड़कों वाला भी आ जाता है। ये है बायोलॉजिकल फैक्ट। एक ट्रू हर्माफ्रोडाइट होते हैं जो बाहर से देखने पे जान लिए जाते हैं कि हाँ ये थर्ड जेंडर है, और एक ऐसे होते हैं जो 14 साल के बाद पता चलता है कि इनके भीतर तो यूट्रस है, चाहे मेल आर्गन है, और बाहर से वो अपोजिट सेक्स के दिखाई देते हैं। तो ये सारी चीजें, ये सारे तथ्य बिना जाने सुने साहित्यकारों ने, चूंकि एक यमदीप आ गया 2002 में, उसमें जो रिसर्च के पॉइंट्स थे उसको ले लिया, एक कोई थीम उसका कोई एक कंसेप्ट लिया और एक कहानी गढ़ दी। कहानी गढ़ने के बाद इन लोगों ने ये नहीं सोचा कि इसकी वैज्ञानिकता भी जरा परख लें कि ये सत्य है, हम समाज को जो देने जा रहे हैं वह सत्य है कि नहीं है।
नयापन ले आने के लिए लोगों ने किन्नर विमर्श कर दिया। किन्नर शब्द आप लोग जानते होंगे, किन्नर शब्द थर्ड जेंडर के लिए है ही नहीं। हिमाचल प्रदेश की एक जाति है किन्नर। हम लोगों ने कविताएं पढ़ी हैं बचपन में, यदि होता किन्नर नरेश में राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता, सिर पर मुकुट चमकता। तो क्या वो किन्नर समाज के लिए कहा जा रहा था? किन्नरों की स्थिति ऐसी थी कि महाराजा थे, यदि होता किन्नर नरेश। किसी किन्नर को आपने महाराजा बनाया था क्या किसी जमाने में? तो ये सारी चीजें, फिर एक विशेषांक निकला किन्नरों पर। धन मतलब यही होता है समाज में, एक बार किन्नर शब्द प्रचलित हो गया तो सारे लोग किन्नर किन्नर कहने लगे। हमारे यहाँ, मैं क्यों कह रही हूँ, बहुत अफसोसनाक है कि हमारे यहाँ लोग पढ़ना छोड़ चुके हैं। यहाँ तक कि प्रोफेसर्स भी अब नहीं पढ़ते। जितना सिलेबस में है उतना पढ़ाने भर का पढ़ लिया। फला आलोचक ने ये कहा, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, बच्चों ये। आप लोगों को बहुत आश्चर्य होगा, ये व्यक्तिगत बात मैं बता रही हूँ। इसी बनारस की हूँ मैं, और इसी काशी विद्यापीठ में जब यमदीप उपन्यास को वहाँ के वाइस चांसलर ने पढ़ा, ये आज से 15 वर्ष पहले, 16 वर्ष पहले की बात है। 2002 में उपन्यास आता है, 2009-10 की बात है, चाहे या और भी बात की होगी। वहाँ के वाइस चांसलर सुरेंद्र सिंह जी थे, उन्होंने उपन्यास पढ़ा यमदीप। उन्होंने आकाशवाणी से मुझे बुलाया फोन करके, मैं मिलना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। फिर उन्होंने कहा इसको मैं चाहता हूँ कि पाठ्यक्रम में लगा दिया जाए। हमने कहा मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। उस समय मेरी उम्र भी बहुत कम थी। मैंने कहा मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आप इसको पाठ्यक्रम में लगाना चाह रहे हैं। उन्होंने हिंदी विभाग के प्रोफेसर को बुलाकर मेरे सामने अपनी वाली कॉपी दी, बोले कि इसको लगाइए। आप लोगों को आश्चर्य होगा, इस शहर ने कभी यह गर्व से नहीं कहा कि पहला उपन्यास जो थर्ड जेंडर पर विमर्श चल रहा है, इस शहर की महिला ने लिखा है। और यहाँ और नहीं तो विद्यापीठ के उस समिति में एक दो हमारे लोग भी परिचित थे बैठे हुए। उन लोगों ने कहा कि एक प्रोफेसर ने सीधे सीधे कहा कि नीरजा माधव का यह उपन्यास पढ़ाए जाने का मतलब है कि उनको सर्टिफिकेट दे देना लेखक होने का। ये है स्थिति। तो इस मानसिकता के साथ अगर हम जिएंगे तो साहित्य के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे, और ना ही साहित्य को समाज का दर्पण बना पाएंगे। एक प्रोफेसर ने थर्ड जेंडर विमर्श के विशेषांक सरस्वती पत्रिका में लिखा, नीरजा माधव से पहले राहुल सांकृत्यायन जी ने भी थर्ड जेंडर पर लिखा है किताब किन्नर देश में। किन्नर प्रदेश में राहुल सांकृत्यायन का यात्रा वृत्तांत है ये। और उस प्रोफेसर ने, असिस्टेंट प्रोफेसर ने, आप लोग कभी भी वो विशेषांक मिले तो आप जरूर पढ़िएगा, मंजुला जी ने पढ़ा। तो इस तरह की चीजें आ रही हैं, ये विडंबना है हमारे समाज की। ऐसा प्रोफेसर नई पीढ़ी को क्या चीज देगा? वो अस्मिताओं में ही उलझाएगा ना। नारी विमर्श की बात कर रहे हैं, इसी शहर में इतिहास लिखा जाता है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जाता है। वह दौर कुछ और था। भारतेंदु जी के, मतलब हमारी तो आदत है कथा सरित्सर से शुरू करेंगे, चंपू काव्य से आते आते फिर बंगला के कुछ उपन्यासकारों को लेकर फिर कहेंगे भारतेंदु युग। आधुनिक उपन्यासों के जनक भारतेंदु जी थे। यहीं पे आके हम लोग झंडागाड़ शैली में खत्म करते हैं। और सामाजिक उपन्यास चंद्रप्रभा पूर्ण प्रकाश भारतेंदु जी का प्रथम सामाजिक उपन्यास था। आश्चर्य होगा, जब मैं ओझल नारी इतिहास लिख रही थी उस समय यही आर्य भाषा पुस्तकालय में भारतेंदु जी की प्रेम पोषिता मल्लिका देवी थी, जिनके बारे में कोई नहीं जानता था उसके पहले तक कि वो लेखिका। और न कहीं इतिहास की पुस्तक में एक वाक्य उनके लिए दर्ज किया गया, जबकि भारतेंदु की प्रेम पोषिता थी तो भारतेंदु मंडल में उन्हें शामिल होना चाहिए था। उन्होंने कई उपन्यास लिखे थे, कविताएं लिखी थी, लेकिन उनका कहीं इतिहास में नाम दर्ज नहीं हुआ था। और मुझे आर्य भाषा पुस्तकालय के दुर्लभ ग्रंथ में उनका उपन्यास चंद्रप्रभा पूर्ण प्रकाश मिल गया, और मैंने अपनी उस पुस्तक में पूरे एविडेंस के साथ, साक्ष्य के साथ रखा था कि ये है हमारे इतिहासकारों की दृष्टि। तो जब महिला लेखन को ही बिल्कुल अस्तित्व ही समाप्त कर दिया गया, अस्मिता की बात हम क्या करेंगे? किस अस्मिता की बात कर रहे हैं? मल्लिका देवी कहीं इतिहास में नहीं थी, अब वो इतिहास में आई हैं हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास के बाद, और उनकी रचनाएं भी सामने आई हैं। इसी तरह से अनेक स्त्रियां, स्त्री रचनाकार आए इसी काशी के, काशी से बाहर के। तो अस्मिता की बात तो ये होती है कि एक स्त्री जो
इतना बढ़िया, इतना स्त्री को लेकर उपन्यास लिख रही है, उस स्त्री को ही खारिज कर दो, उस स्त्री को ही गायब कर दो पूरे इतिहास से। दूसरी तरफ आदिवासी दृष्टिकोण देखिए, ब्रजनंदन साहब, मैं स्त्री पुरुष में बांट के उपन्यासकारों को, लेखकों को नहीं देखती, लेखन लेखन है, स्त्री लिखे पुरुष लिखे, ये स्त्री लेखन कुछ नहीं होता, सब लेखक हैं। ब्रजनंदन सहाय जी भी 1915 में उपन्यास लिख रहे थे आरण्यबाधा, आदिवासी जीवन पर, कोई कह सकता है प्रेम उपन्यास है। उसके बाद भी नागार्जुन ने भी लिखा, लेकिन एक उपन्यास आया आदिवासियों पर, ये मिजो क्रांति पर भी आया, जहां बांस फूलते हैं, रक्त यात्रा आई नागा क्रांति पर। उसी तरह से एक उपन्यास आया आदिवासी जीवन पर, अलमा कबूतरी, नाम नहीं लूंगी किसी लेखिका लेखक का। अलमा कबूतरी में देखिए कि क्या स्थिति आ जाती है, मतलब एक आदिवासी स्त्री के लिए इस तरह की भावना एक लेखिका अगर वर्णित करती है तो शर्मनाक है। उसमें वो लिखती है, जो भूरी कैरेक्टर है, भूरी का पति, उसकी हत्या हो जाती है, वो कचहरी में बोलती है कि मैं अपने पति की तब तक ब्याहता नहीं मानूंगी जब तक कि अपने इस बेटे रामकुमार को यहीं पर पढ़ा लिखा कर कचहरी में बाबू बनाकर खड़ा न कर दूं। इसके लिए भले ही मुझे 10 मर्दों के नीचे से होकर गुजरना पड़े। ये बहुत उस उपन्यास का एक श्लील डायलॉग है, जिसको सभ्य कह सकते हैं आप, जिसको सुनाने में मुझे थोड़ी शर्म आ रही है यहाँ पर, लेकिन कहना मजबूरी है कि हमारे लेखन का स्तर कैसे जा रहा है, कहाँ जा रहा है। आजादी के बाद से अस्मिता की हम बात करने लगे हैं, वह स्त्री, हम कहते हैं ना कि एक लेखक वही रचता है जो स्वयं वो होता है या उसका व्यक्तित्व जैसा होता है, उसका परिवेश, उसका परिदृश्य, वो जिस वातावरण में रहना होता है उसको वो रचता है। क्या मैं मान लूं कि अलमा कबूतरी के माध्यम से, भूरी के माध्यम से वो अपनी मानसिकता को रच रही है ये स्त्री? तो ऐसी अस्मिता की आवश्यकता है क्या कि 10 मर्दों के नीचे से होने की, गुजरने की कल्पना भी वो करे? अरे तुम चूल्हा चौका और बर्तन नहीं मार सकती हो किसी के घर में, अगर तुम्हें कुछ नहीं सूझ रहा है, कुछ नहीं करने आ रहा है तो? ये कौन सा संधि पत्र पढ़वाती हैं ये स्त्रियां? ये कौन सा संकल्प पत्र तैयार कर रही हैं मुक्ति के नाम पर, स्वतंत्रता के नाम पर या अस्मिता के नाम पर? यह अस्मिता नहीं है, यह स्वच्छंदता है, यह भारतीय समाज को तोड़ने का उपक्रम है। हमें सावधान रहना है। आप लोगों ने बड़े आराम से पुरुषों को विरोधी बनाकर खड़ा कर दिया कि पुरुष ने तो हमारे सारे निर्णय पर अधिकार कर लिया, वो मुझे सोचने नहीं देते, वो मुझे चलने नहीं देता। एक बहुत बड़े आलोचक किसी शहर के हुए थे, दिल्ली में अपने घर में अपनी पत्नी को किसी के सामने नहीं आने देते थे और दूसरी स्त्रियों की स्वतंत्रता की बात करते थे कि स्वतंत्र होना है स्त्री, तुम्हें स्वतंत्र होना है। हद हो गई भाई, पहले अपने घर की स्त्री को स्वतंत्र करो ना। उनके घर की स्त्री ऐसे घूंघट निकाल के झांकती थी। तो ये जो कथनी और करनी में अंतर है लोगों के, ये हमको तमाम ये विमर्शों को पैदा करने के लिए उकसाता है कि हम विमर्श पैदा करेंगे तो कुछ बाहर की जो इस तरह की पद लोलुप या यश लोलुप स्त्रियां हैं वो सामने आएंगी और फिर हमारा कार्य सिद्ध होगा। लेखन के नाम पर आजादी के बाद से इस तरह की जो विडंबनाएं आई हैं, दलित विमर्श के नाम पर जो विडंबनाएं खड़ी की गई है, उसको हम लोगों को बहुत ही स्पष्ट और निष्पक्ष नजरिए से देखने की आवश्यकता है। पंडित विद्यानिवास मिश्र जी के इस कार्यक्रम में 100वें वर्ष में उपन्यास पर चर्चा करना बहुत ही सार्थक रहा। दयानिधि चाचा जी को मैं बहुत प्रणाम कर रही हूँ कि उन्होंने यह विषय चुना 100वें वर्ष में, क्योंकि मेरा जब पहला उपन्यास यमदीप आया था और बाबूजी के ही हाथों उसका लोकार्पण हुआ था सन 2002 में, तो उन्होंने मुझे 2-3 उपन्यास दिए थे अपने पास से लाइब्रेरी से निकालकर। उन्होंने कहा आजकल उपन्यासों का मानक बहुत नीचे चला गया है, तुम उपन्यास लिखती हो, अगर लिखती हो तो इसका मानक ऊंचा भी करो और इन उपन्यासों को भी पढ़ो, देखो ये कैसे है। तो उस मनीषी को, महामनीषी को, जो उपन्यासकार भले न रहे हों, ललित निबंधकार के रूप में, एक बहुत बड़े विद्वान के रूप में, फिलोसोफर के रूप में हम उन्हें जानते हैं, हम उन्हें प्रणाम करते हैं, लेकिन उपन्यासों के बारे में और उपन्यासों के माध्यम से किस तरह का खंडित समाज हमारा रचा जा रहा है, इसके बारे में उनकी दृष्टि बड़ी सजग थी।
और आज के दिन की सार्थकता यही है कि हम सब अपने हृदय में झांकें, अपने साहित्य में झांकें, साहित्य में क्या दिया जा रहा है, कहाँ केवल नकल की जा रही है, कहाँ केवल समाज को तोड़ने के लिए साहित्य लिखा जा रहा है, कहाँ पर एक पुरस्कार प्राप्त कर लेने के लिए साहित्य लिखा जा रहा है। बहुत सारे साहित्य ऐसे लिखे गए जिनको महिमामंडित किया गया, चर्चा में लाया गया, और केवल इसलिए कि वो इसी तरह के स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति का लेखन था। और उन स्त्रियों को उछाला गया, उन पुरुषों को भी उछाला गया जिन लोगों ने भारतीय मूल्यों को, भारतीय परंपराओं को, भारतीय संस्कृति को खंड खंड करके, तोड़ तोड़ कर, नग्न भग्न करके उन लोगों ने प्रस्तुत करने की कोशिश की। इसी तरह के साहित्य को सराहा गया। अभी फिजी गई थी मैं वहां पर, और कनाडा गई थी। दोनों जगह पे मुझे पता चला कि यहाँ के जो शिष्टमंडल में जाते थे लोग, इसी तरह के शिष्ट लोग जाते थे पहले अकादमी की ओर से और तमाम संस्थाओं की ओर से, साहित्यकार, वो शिष्टमंडल में जा जाकर यही छवि प्रस्तुत करते थे कि हमारे देश में तो यही सब होता है, या तो स्त्रियां बंधक बना दी गई हैं, स्त्रियां वो घर में पड़ी हुई हैं, या फिर स्त्रियां स्वच्छंद हैं। तो इस तरह की साहित्य के माध्यम से विदेशों में, पूरे विश्व में हमारे देश की परंपरा और संस्कृति को खंडित किया गया। उसी संस्कृति को जोड़ने के लिए पंडित विद्यानिवास मिश्र लगातार कार्य कर रहे थे, विदेशों से लेकर अपने देश तक। लेकिन कहीं न कहीं वो अकेले पड़ रहे थे। उस समय एक ऐसी सत्ता चल रही थी केंद्र में, ऐसा समाज, सत्ता मतलब राजनीतिक सत्ता मत समझिएगा कि मैं किसी पार्टी को कह रही हूँ। आजादी के बाद से तमाम तरह की चीजें इस तरह की हुई हैं, षड्यंत्र हुए हैं, जिन षड्यंत्रों की तरफ वो बिल्कुल सजग दृष्टि से देख रहे थे और उसको दूर करना चाहते थे। लेकिन जब एक भीड़ आक्रामक होती है एक तरह से साहित्य के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, तो एक जो दीप था वो कहीं न कहीं झिलमिल टिमटिमाने लग रहा था, लेकिन बुझा नहीं। और उसी दीप को हमको जलाए रखना है, और बहुत आश्वस्त है हम कि संख्या में कम भले हों हम लोग, लेकिन कम से कम वो दीप हम लेकर चल पा रहे हैं आगे, संस्कृति के उस दीप को बुझने नहीं देंगे। और इस तरह से जो कुचक्रपंथी लोग हैं, उन लोगों के कुचक्रों का पर्दाफाश कम से कम आप जैसे बुद्धिजीवियों के बीच में होता रहे। ये जो धीरे धीरे दीमक की तरह हमारी संस्कृति की जड़ें चाटने वाले लोग हैं, इन संस्कृति की जड़ों को चाटने वालों को हम लोगों को चिन्हित करते चलना है कि ये वास्तव में क्या है। बहुत सारे चेहरे बदल बदल के इस समय, बहुत राजनीतिक बात हो जाएगी, लेकिन चेहरे बदल के समय के साथ बहुत सारे लोग वो हो गए हैं, आप सब समझ रहे होंगे, बदल चुके हैं। तो हमें सावधान रहने की आवश्यकता है कि साहित्य के माध्यम से हमारे बच्चों को, हमारी नई पीढ़ी को दिया क्या जा रहा है। पाप पुण्य, नैतिक और धर्म की जो बातें थी वो तो समाप्त हो गई पाठ्यक्रमों से। बच्चों को हम फ्रीडम के नाम पर सब कुछ बताने लगे। इसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हमारे बच्चे वहीं पढ़ते, रिसर्च करते हैं। हमारे ज़माने तक तो ऐसा नहीं था, लेकिन बच्चे बताते हैं कि वहाँ पर प्रोफेसर और स्टूडेंट शराब पीकर और एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। शर्मनाक स्थिति हो रही है। ये भारतीय परंपरा नहीं है। हमारी भारतीय परंपरा केवल देहवाद और भोगवाद की संस्कृति नहीं रही है, और यह भी नहीं है कि हमारा देश केवल धार्मिक रहा है, आध्यात्मिक रहा है, केवल यहाँ पर भजन होता रहा है, कीर्तन होता रहा है। अरे काम शास्त्र जैसा, काम सूत्र जैसा वात्स्यायन जो है काम की पुस्तक लिखकर पूरे विश्व को देता है, लेकिन वह वात्स्यायन ऋषि की श्रेणी में रखा जाता है। यानी हमारे यहाँ काम शास्त्र भी वर्जित नहीं है, लेकिन एक मर्यादा है, सबका अपना एक संयम है। उसी असंयमित भोग से विरक्त करने की बात हमारा साहित्य करना चाहिए, हमारा अध्यात्म करता है, हमारा धर्म करता है, हमारी संस्कृति करती है कि आपका जो आचरण हो मर्यादित हो, आपका संयमित हो। आज स्त्रियों के साथ इतना पापाचार, बर्बर दुराचार हो रहा है, किन कारणों से हो रहा है? कहीं न कहीं हम संस्कार देने में अपनी नई पीढ़ियों में चूके हैं। हमारी नई पीढ़ियों में वो संस्कार नहीं आ पाया है
वो संस्कार जो हम लोग अपने बचपन में, अगर कोई गांव का व्यक्ति बोलता था बहिनी, तो हम सब पलट के देख लेते थे कहीं हमें तो नहीं बुलाया जा रहा। यानी गांव भर की लड़की पूरे गांव भर के लिए, पूरे जिले भर के लिए वो बहिनी होती थी, बेटी होती थी। क्या कारण है कि आज लड़कों के भीतर से वो भाव खत्म हो चुका है और वो किसी भी स्तर पर उतरने को तैयार हो जा रहे हैं अपने रिलेटिव के साथ। आवा की चर्चा हो रही थी, चित्रा मुदगल जी के आवा में मौसा जैसे रिलेशन जो पिता की तरह से होता है, उसके संबंध को तार तार करते हुए दिखाया गया है कि वो अपनी भतीजी के साथ ऐसा गंदा व्यवहार करता है। फिर उसी उपन्यास में सरोगेट मदर भी आ रही है, लिव इन रिलेशन भी आ रहा है, सब कुछ एकदम फिल्मी स्टाइल में सब आ गया है। यानी एक स्त्री अपनी कोख को बेच भी सकती है, किसी दूसरे पुरुष का वीर्य धारण कर सकती है अपने कोख में, सरोगेट मदर बन सकती है। लिव इन रिलेशनशिप को न जाने किस सिरफिरे ने कह दिया कि राधा और कृष्ण की तरह है लिव इन रिलेशनशिप। क्या बात है, तुम भारतीय संस्कृति को और राधा कृष्ण के कॉन्सेप्ट को समझे भी नहीं और लिव इन रिलेशनशिप को तुम उसके साथ तुलना करने लगे। शर्म आनी चाहिए हमारे देश के लोगों को, जिनको संस्कृति का इतना भी आभास नहीं, इतना भी ज्ञान नहीं। लेकिन वही है, तो हमें सजग रहने की आवश्यकता है कि साहित्य के माध्यम से सरोगेट मदर बनने के लिए कौन उकसा रहा है, कौन लिव इन के लिए हमें संकेत कर रहा है, स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंद बनने का कौन हमको पाठ पढ़ा रहा है। तब जाकर हम अपनी अस्मिता के लिए सचेत हो पाएंगे। हमें मुक्त होना है अशिक्षा से, हमें मुक्त होना है उन तमाम कुरीतियों से, हमें मुक्त होना है वो मुट्ठी भर जो बर्बर मानसिकता के, गंदी मानसिकता के पुरुष हैं उनसे, ना कि अपने पिता से, ना कि अपने भाई से, ना कि अपने पति से, ना कि अपने पुत्र से। बहुत बहुत धन्यवाद।